डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निम्मी पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन बैंक है थर्ड सेमेस्टर का है, उसको देखा जाएगा। उसमें हम लोग पार्ट 1 पहले ही देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है पार्ट 2 से संबंधित है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित है ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो डीसी जनरेटर में देखिए दो प्रकार से विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जा सकता है। एक होता है स्थैतिक होता है, दूसरा होता है डायनेमिक। तो देखिए, जो स्टैटिक होता है उसमें हम लोग दिखाते हैं कि E इज इक्वल टू -n d∅/dt। जो डायनेमिक होता है यहाँ पे लिखा जाता है E इज इक्वल टू VLV साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है VLV, ऑप्शन बी है VL साइन डेल्टा, सी है VLV साइन डेल्टा और डी है VLV cos डेल्टा। तो जो राइट आंसर होगा VLV साइन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कार्क-स्क्रू का नियम, ऑप्शन बी है आपका कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के हथेली का नियम, सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वह होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। यह जो आपको दिख रहा है इसके भाग के बारे में पूछ रहा है कि इसका भाग क्या है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है स्टेटर, ऑप्शन सेकंड है ध्रुव कोर, ऑप्शन थर्ड है आपका पोल शू और ऑप्शन डी है योक या फ्रेम। तो यह जो आपको दिख रहा है ये क्या है, योक है, इसी को फ्रेम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो जो 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में होंगे तो पोलों की संख्या क्या होती है, ए बराबर पी होता है लैप के लिए। अगर यह डुप्लेक्स होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, तो पोल की संख्या कितना है 4, तो 2 गुणे 4 कर देंगे, यह आ जाएगा 8 के बराबर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है साइड एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी है पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर सेगमेंट और ऑप्शन डी है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह कह रहा है कि क्या है, तो यह आपका आर्मेचर कोर है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में कह रहा है कि इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन बी है आर्मेचर के साथ समांतर में, ऑप्शन सी है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में और ऑप्शन डी है शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो जो इंटरपोल होता है वह आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज का निर्माण करें, ऑप्शन बी है फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट कम करें, ऑप्शन डी है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो जो इसका राइट आंसर है वह क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण करें। ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि डीसी मशीनों में वह कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो हमें पता है कि डीसी जनरेटर में 2 कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्रश क्या होता है हमारा, वहाँ पर कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है और वहीं से हम क्या करते हैं आउटपुट लेते हैं। तो कार्बन ब्रश का प्रयोग इसलिए ब्रश के रूप में किया जाता है कि इसका प्रतिरोध कम होता है और यह घिसता कम है, यह काफ़ी समय तक चलता है। बाकी मटेरियल क्या होगा, जैसे अगर हम किसी और अन्य धातु का प्रयोग कर दें तो दोनों में घर्षण के कारण वहाँ लॉस होगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिलेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश का ही प्रयोग करते हैं और कार्बन एक अर्धचालक के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये घिसता भी कम है और इसकी एफिशिएंसी और गर्म कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं डीसी मशीनों में वो कौन से 2 बिंदु हैं। तो ऑप्शन ए है आपका विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, बी है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, सी है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध और डी है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कह रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स दर्शा रहा है। यहाँ पे आप एक्स को देख सकते हैं, एक्स यहाँ पर है, पूछ रहा है कि यह किसको दर्शा रहा है। ठीक है,
तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि फुल लोड वोल्टेज पाथ, बी कह रहा है आपका आर्मेचर वोल्टेज पाथ, सी कह रहा है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और डी कह रहा है आपका कि शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है। तो कंपाउंड जनरेटर में कह रहा है कि शंट फील्ड अगर आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है तो मान लीजिए यह हो गया आपका शंट फील्ड, ठीक है, यह हो गया आर्मेचर, इसके समांतर में जुड़ा है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर है तो उसमें 2 फील्ड वाइंडिंग होगा, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगा। तो अगर सिर्फ शंट फील्ड हमारा आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा है तो जो हमारा यह सीरीज फील्ड होगा यह यहाँ होगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं शॉर्ट शंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा लघु शंट यौगिक जनरेटर। यह हो गया आपका 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है आपका निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बैंक का 3rd सेमेस्टर का, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे थे। तो आपका यह 20 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन देखा गया था, आज 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखा गया, 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।